गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब रसशास्त्र के तीसरे अध्याय यंत्र उपकरण प्रकरण की बात करेंगे। उससे पहले हमारी दो परिभाषाएं रह गई थी, एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें पहले है कज्जली। धातु अभिर्गंध काद्यश्च निर्दवर मर्दितो रसः सुश्लक्षण है कज्जल आभा असौ कज्जली नित्य अभिधीयते। यानी कि द्रव पदार्थ के बिना शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक या फिर किसी धातु के साथ पारद डालकर मर्दन करने पर सुश्लक्षण कज्जल की आभा वाला चूर्ण तैयार होता है, उसे कज्जल या कज्जलिका कहते हैं। उसके बाद 8 प्रकार के मूत्र हैं। मूत्र अष्टक, इसमें 8 प्रकार के मूत्र लिए गए हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस इनका स्त्री जाति का मूत्र लेना है, और हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा इनका पुरुष जाति का मूत्र लेना है। अब है यंत्र उपकरण प्रकरण। रसो नियंत्र्यते येन यंत्रम तदिति उच्यते। जिस साधन के द्वारा पारद नियंत्रित होता है उसे यंत्र कहते हैं। यंत्रते नियमते बध्यते रक्ष्यते वा पारद आदि रनेनोपायेन तद्दतम यंत्रम। पारद आदि द्रव्यों को जिन उपायों द्वारा यंत्रित, नियमित, बद्ध तथा उनकी रक्षा की जाती है उसे यंत्र कहते हैं। या फिर एक और परिभाषा अगर देखें तो हम स्वेदन, मर्दन आदि कार्यों को करने के लिए तथा पारद को नियंत्रित करने के लिए रस सिद्धों द्वारा प्रयत्न पूर्वक जिन जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे यंत्र कहा जाता है। इसमें सबसे पहले है दोला यंत्र। अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें वो ज़्यादा याद रहेगा। तो दोला यंत्र में क्या करना है कि एक मिट्टी की हांडी लेकर उसके गले में आमने सामने छिद्र करके उसमें एक मजबूत पतली लकड़ी या फिर लोहे की शलाका डाल देंगे, और पात्र में द्रव्य को आधा भरना है। और क्या करना है कि पारद आदि स्वेदन योग्य द्रव्य इनको एक पोटली में डाल लेंगे और सूत्र के साथ बांधकर इन्हें शलाका की मदद से डूबता हुआ लटका दिया जाता है। अब हांडी को चूल्हे पर रखकर मंदाग्नि पर निर्धारित समय तक पकाकर स्वेदन किया जाता है। इस यंत्र को दोला यंत्र कहते हैं। उसके बाद है डमरू यंत्र। इसमें 2 हांडियों का प्रयोग किया जाता है, और अगर हम डायग्राम में भी देखें तो हमें जो शेप है वो डमरू जैसी दिखती है, तो इसलिए इसका नाम डमरू यंत्र दिया गया है। एक मिट्टी की हांडी के ऊपर दूसरी मिट्टी की हांडी को इस प्रकार उल्टा रख दिया जाता है कि जो दोनों के मुख हैं वो एक दूसरे से मिल जाएं, और उसे कपड़ मिट्टी से संधि बंधन कर दिया जाता है। इस यंत्र का उपयोग रस भस्मों के निर्माण के लिए किया जाता है। यह पारद एवं संख्या का ऊर्ध्वपातन तथा हिंगुल से पारद निष्कासन में भी उपयोगी माना जाता है। अब इसके बाद है स्थाली यंत्र। इसमें क्या करना है कि एक घड़ा लेना है, उसमें औषधियों से मर्दित ताम्र आदि धातुओं के गोले को रखना है, और जो घड़े का मुख है उसे शराब से ढकना है, और फिर दोनों के बीच में अच्छे से संधि बंधन किया जाता है। फिर उस घड़े को चूल्हे पर चढ़ाकर नीचे से अग्नि दी जाती है। इस यंत्र को स्थाली यंत्र कहते हैं। इस यंत्र का उपयोग शोधन एवं धातुओं को मृदु करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है पालिका यंत्र। लोहे का एक गोल प्याला लेंगे जिसमें एक खड़ा दंड लगा हो और उसका ऊपर का भाग अंकुश की तरह मुड़ा हुआ हो। जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो ऊपर का भाग है वो मुड़ा हुआ है। इस यंत्र को पालिका यंत्र कहते हैं। इस यंत्र का उपयोग गंधक, जारण एवं परपटी बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है स्वेदनी यंत्र। एक जल से पूरित घड़ा लेना है और उसके मुख पर मजबूत वस्त्र को बांधना है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक हमने घड़ा लिया है और उसके ऊपर एक मजबूत वस्त्र बांध दिया है। वस्त्र के ऊपर स्वेद्य द्रव्य को रखकर एक शराब से अच्छी तरह ढककर घड़े को चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि दी जाती है। इस यंत्र को स्वेदनी यंत्र कहा जाता है। इस यंत्र का उपयोग द्रव्यों का स्वेदन द्वारा शोधन करने में किया जाता है, जिससे शुष्क एवं कठिन द्रव्य मृदु हो जाता है। उसके बाद है बालुका यंत्र। इसमें क्या करेंगे कि एक संकरा यानी कि ऊपर से जिसका कम हो, मतलब नीचे से थोड़ी वो खुली हो और ऊपर से कम हो, तो ऐसे मुख वाली कांच की शीशी लेकर उस पर 1 अंगुल मोटी और 7 बार कपड़ मट्टी करनी है और फिर उसे सुखा लेना है।
उसके बाद 1/3 भाग उसमें कज्जली भरी जाती है। एक बड़ी नाद को लेकर उसके तल भाग में 2 अंगुल ऊपर तक बालूका भरी जाती है। फिर उसके ऊपर मध्य में शीशी को रखकर बोतल के कंठ भाग तक एक वित्स्ती बालूका भरी जाती है। बालूका भरते समय बोतल के मुख पर कोर्क रखने से बालूका प्रविष्ट होने की संभावना नहीं रहती। इस बालूका यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर क्रमशः मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि देकर पाक किया जाता है। और बालूका के ऊपरी सतह पर हम एक तृण रखकर देख लेते हैं, अगर वो जल जाए तब तक हमें पाक करना है। इस यंत्र को बालूका यंत्र कहते हैं। बालूका के स्थान पर लवण या फिर भस्म भी ले सकते हैं। लवण लेंगे तो लवण यंत्र बोलेंगे और भस्म लेंगे तो भस्म यंत्र लेंगे। इस यंत्र में 5 आड़क बालूका डालनी चाहिए और इस यंत्र का उपयोग गंधक जारण और कुपिपक्व रस निर्माण और पारद के गोलक का पाक करने में किया जाता है। उसके बाद है पाताल यंत्र। इसमें एक मिट्टी का घड़ा लेना है और उसको छिद्रयुक्त मिट्टी के श्राव से ढककर संधि बंधन किया जाता है। फिर उस शराब के ऊपर एक उल्टी कटोरी रखकर संधि बंधन कर देंगे और जमीन के अंदर 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर भल्लातक आदि द्रव्य युक्त घड़े को उलटकर गड्ढे में रखा जाता है। जो मिट्टी का घड़ा है उसका तल भाग ऊपर रखा जाता है और नीचे गड्ढे में कटोरी सहित हांडी के कंठ भाग के पास वाले रिक्त स्थान को मिट्टी से ढक दिया जाता है। इसके बाद मिट्टी की हांडी के ऊपर चारों तरफ उपलों को भली प्रकार रखकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। स्वांक्षित हो जाने पर सावधानी से यंत्र को बाहर निकाल के नीचे की कटोरी में एकत्रित तैल ग्रहण किया जाता है। इस यंत्र को पाताल यंत्र कहते हैं और इसका उपयोग गंधक तैल, भल्लातक तैल और विश्वामित्र कपाल स्नेह प्राप्त करने में किया जाता है। आज हम इतने ही यंत्र करेंगे। धन्यवाद।